गरीबी भी क्या चीज़ होती है, इंसान को वो काम भी करने पर मजबूर कर देती है जो वो करना भी नहीं चाहता। मैंने एक गरीब घर में आँख खोली और हमारे ख़ानदान में शायद ये बच्चों का ही कसूर था कि उस ख़ानदान में क्यों पैदा होते हैं। क्योंकि मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं और मैं तीसरे नंबर पर थी। हर बाप की तरह मेरे बाप को भी बेटा चाहिए था, जबकि उनके सर पर 3-3 बेटियों का बोझ था। यही वजह थी कि उनका रवैया हमसे और मेरी मम्मी से हमेशा ख़राब ही रहा। बेटे की चाहत में मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और जो खर्चे वो हमारे घर पर देते थे, उससे भी मम्मी को हाथ धोने पड़े। मैं 5 साल की थी जब पापा ने दूसरी शादी की और फिर उसके बाद मैंने पापा को कभी-कभार ही देखी थी। हम बहनों के हिस्से में सिर्फ मम्मी का ही प्यार आया और पापा ने तो कभी झूठे मुँह हमसे हाल चाल ना पूछा और न कभी प्यार से हमारे सर पर हाथ रखा। घर में खाने को अक्सर कुछ नहीं होता था। तंग आकर मेरी मम्मी लोगों के घरों में काम करने लगी, जिससे घर का गुजारा होने लगा। मेरी बड़ी बहन 18 साल की हुई तो जहाँ पर मम्मी काम करती थी, वहाँ की मालकिन ने अपने बड़े भाई के लिए मेरी बहन का रिश्ता मांग लिया। उस मालकिन का बड़ा भाई अपने बच्चों की शादी कर चुका था और वो कम से कम मेरी बहन से 20 साल बड़ा था। मगर वही बात कि गरीबी के हाथों मजबूर होकर इंसान कुछ भी कर लेता है। तो मेरी मम्मी ने भी बहन को वहीं पर ब्याह दिया। मम्मी कहती थी कि ना तो हमारे पास शादी करने के पैसे हैं और ना ही दहेज बनाने के, इसलिए अगर वो खाली हाथ मेरी बेटी को ले जाने के लिए तैयार है तो मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बहन के साथ भी यही हुआ। मम्मी ने उसका रिश्ता भी गैरों में और बड़ी उम्र के आदमी के साथ कर दिया। मम्मी ने ये सोचकर ये सब किया था कि मेरी बेटियां ने जो गरीबी मेरे घर में देखी है वो उन्हें आगे जाकर तो नहीं देखनी पड़ेगी। वो अच्छा खाएंगी, पिएगी और अच्छे कपड़े पहनेंगी। लेकिन मम्मी की ये गलतफ़हमी थी, क्योंकि जब कभी मैं अपनी बहनों के घर पर जाती तो मैं उन्हें नौकरानी बने देखती थी। उनके पति को घर संभालने के लिए एक औरत चाहिए थी, ना कि एक पत्नी। अपनी बहनों की ज़िंदगी देखकर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं किसी बड़े आदमी की उम्र के इंसान के साथ हरगिज़ भी शादी नहीं करूँगी। मम्मी तो मेरी शादी भी बहुत जल्द करना चाहती थी, मगर मैंने ज़िद करके मैट्रिक कर लिया और मैट्रिक के बाद मुझे इंटर करने का शौक़ हुआ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज जाती थी और क्योंकि मुझे ले जाने और छोड़ने वाला कोई नहीं होता था, तो मैं अकेली ही आती जाती थी और तभी मेरी मुलाकात अभिमन्यु से हुई। वो कॉलेज के रास्ते में खड़ा रहता था और मैंने नोटिस किया कि शायद वो मेरे लिए ही वहाँ पर आता था। वो अच्छी शक्ल व सूरत का इंसान था और उसके हुलिये से लगता था कि वो अच्छे खासे खाते पीते घराने से भी ताल्लुक़ रखता है। शुरू में तो मैंने अभिमन्यु पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस पर तवज्जो देनी शुरू की और बहुत जल्द हमारी बातचीत होने लगी। वो अपने भाइयों में सबसे छोटा था और उसके घर में सबकी शादी हो चुकी थी। उसने बताया कि वो मुझे बहुत समय से पसंद करता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। अभिमन्यु कहने लगा कि मैं एक बहुत अच्छी जगह नौकरी करता था, लेकिन तुम्हें देखकर मैं सब भूल भाल कर यहाँ पर खड़ा होने लगा। लेकिन अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दो तो मैं दोबारा से अपनी नौकरी शुरू कर लूँगा। मैंने बहुत सोच समझकर अभिमन्यु को हाँ कर दी और उसे कहा कि मेरे घर पर रिश्ता लेकर आओ, इससे पहले कि मेरी मम्मी मुझे भी मेरी बड़ी बहनों की तरह किसी बूढ़े के साथ रुखसत कर देती। ये मेरे लिए बेहतर फ़ैसला था, क्योंकि वो मुझसे उम्र में इतना बड़ा भी नहीं था और वो अच्छे घराने से भी ताल्लुक़ रखता था। तो मैंने सोच लिया कि मैं कहीं भी शादी करने की बजाय अभिमन्यु से शादी करूँगी। एक बात की मुझे बहुत हैरानी होती थी कि कुछ दिनों से जब भी मैं अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगती, एक छोटा सा बच्चा आकर मुझे ख़त पकड़ा जाता जिस पर मेरी तारीफ़ें लिखे होती थी। मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि जब अभिमन्यु की मुझसे मुलाकात हो जाती है तो वो ये ख़त क्यों देता है। हम लोग अक्सर कॉलेज के पीछे वाली गली में ही मिल लेते थे, तो जब मैं घर आती हूँ तो ये ख़त का क्या चक्कर है। वो इस बच्चे को कैसे ये ख़त पकड़ा जाता है। मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी अभिमन्यु से मिलूँगी तो उससे इस बारे में पूछूँगी, लेकिन मैं भूल जाती थी। हाँ, लेकिन मैंने उन ख़तों को बहुत संभाल कर रखा था। लेकिन एक दिन फिर मुझे पता चला कि वो ख़त अभिमन्यु की तरफ से नहीं बल्कि किसी और की तरफ से मुझे मिलते थे।
क्योंकि एक दिन मैंने गौर किया तो खत के एंड में एन लिखा हुआ था, जबकि अभिमन्यु का नाम तो ए से शुरू होता था और इसका मतलब तो यही था कि कोई और मेरे पीछे पड़ा था। अगले दिन जब वो बच्चा खत लेकर मेरे पास आया तो मैंने खत लेने से मना कर दिया और एक पेपर पर ये लिखा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मेरी उससे शादी होने वाली है, लिहाजा मुझसे दूर रहो। ये खत मैंने उस बच्चे को दिया और कहा जो तुम्हें खत देता है ये जाकर उसको दे देना। मेरा ये तरीका काम कर गया था और उस दिन के बाद से मुझे कभी कोई खत नहीं मिला। अभिमन्यु अपने वादे के मुताबिक अपने मम्मी पापा को मेरे घर रिश्ते के लिए लेकर आ गया और मेरी मम्मी ने मेरी ज़िद पर मेरी शादी भी उससे करवा दी। मैं उसे शादी करके बहुत खुश थी कि अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। शादी के कुछ महीने तो बहुत अच्छे गुज़रे। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। हम अक्सर बाहर खाना खाने जाते थे और मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। लेकिन एक दिन फिर मुझ पर गम के पहाड़ टूट पड़े जब मुझे अपने पति की असलियत पता चली। मेरा पति तो एक बहुत बुरा इंसान था। उसने मुझसे शादी खास मकसद से की थी और उसका पता मुझे तब चला जब एक रात हम दोनों घूमने की वजह से बाहर गए तो वो वापसी पर कहने लगा कि बहुत देर हो गई है, हम आज की रात मेरे दोस्त के घर पर ही रुक जाते हैं। हम उसके दोस्त के घर पर गए तो वो मुझे उसका दोस्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी नज़रें तो जैसे मुझे अपने जिस्म के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। मैंने अपने पति को धीरे से कहा कि हम घर चलते हैं, लेकिन वो नहीं माना। पति का दोस्त हमारे लिए खाना लेकर आया। खाना खाने के बाद वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक मुझे नींद का झटका सा लगा। मैं वहीं पर गिर गई। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब होश आया तो मैंने खुद को देखा तो मुझे अपने आप से ही शर्म महसूस हुई। कमरे में मेरा पति आया तो मैं उस पर चीख पड़ी कि ये सब क्या है। उसने मेरे बिस्तर पर पैसों का ढेर फैलाते हुए कहा कि देख लो, मेरे दोस्त ने तुम्हारी एक रात की कीमत कितने सारे पैसे दिए हैं। मेरे पैरों तले से तो ज़मीन ही निकल गई ये सोच कर के मेरे पति ने पैसों की खातिर अपनी पत्नी की इज्जत ही बेच दी। मैं रोने लगी तो वो कहने लगा कि अगर तुमने मुझसे डिवोर्स लेने का या मेरी हकीकत किसी को भी बताने का सोचा तो मैं तुम्हें सारे ज़माने में बदनाम कर दूँगा, तुमको कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूँगा। मैंने सोचा कि शायद मेरे पति को पैसों की बहुत ज़रूरत हो, इसलिए उसने ये कदम उठाया है और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर ये तो शुरुआत थी। उसने तो ये काम ही बना लिया था। वो मुझे दवा पिलाकर बेहोश कर देता और फिर मेरी कीमत वसूल करता। इस हालात से मैं ज़हनी मरीज़ होती जा रही थी। मैं एक शरीफ और इज़्ज़तदार लड़की थी और इस तरह की ज़िंदगी गुजारना मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने कई बार सोचा कि अपने पति की हकीकत उसके घर वालों को बता दूं, मगर हर बार उसकी धमकी के आगे मैं खामोश हो जाती। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने ये बात अपने पति को बताई तो मुझे उम्मीद हो गई कि शायद वो अब सुधर जाएगा और अपनी औलाद की खातिर अच्छा इंसान बन जाएगा। मगर उसने मुझे कहा कि मुझे क्या मालूम ये किसका गुनाह है और मेरा अबॉर्शन करवा दिया। उसको पैसों की हवस इतनी बढ़ गई थी कि हर हफ्ते वो मुझे अपने साथ ले जाकर अपने किसी दोस्त के यहाँ चला जाता, मुझे ज़बरदस्ती दवा पिलाकर बेहोश कर देता और फिर अगली रात उसके हाथ में लाखों रुपए देकर मुझे यकीन हो जाता कि गुज़री रात वो मेरी कीमत बहुत अच्छे से वसूल कर चुका है। जब भी मैं प्रेग्नेंट होती तो वो मेरा अबॉर्शन करवा देता। मुझे अब अपने आप से इतनी शर्मिंदगी होती कि मैंने खुद को ख़त्म करने का सोच लिया। लेकिन मैं चाहती थी कि मरने से पहले मैं उसकी हकीकत भी उसके घर वालों को बता दूँ। इसलिए एक दिन जब उसने मेरे साथ फिर से वो सब करना चाहा तो मैंने शोर मचा दिया और चीख कर उसके घर वालों को सब बता दिया। मेरे पति को मुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका सच इस तरह सबके सामने लेकर आऊँगी, लेकिन वो बहुत शातिर इंसान था। वो साफ मुकर गया और अपने घर वालों को कहा कि ये तो पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है। ज़ाहिर है वो उसके घर वाले थे, मेरे घर वाले नहीं। इसलिए उन्होंने उसकी बातों पर यकीन किया और मेरे पति ने मुझे पागल करार देकर पागल खाने में भिजवा दिया। मैं यहाँ आकर सुकून से तो थी, इसी बहाने कि मेरे अपने पति जालिम से तो जान छूट गई है। अब वो मेरा और फ़ायदा नहीं उठा सकेगा।
पागल खाने में मेरा दूसरा दिन था कि अचानक एक दिन मुझे एक ख़त मिला। उस ख़त की लिखावट को देखकर मैं कुछ चौंक सी गई थी। मुझे शादी से पहले मिले वो सारे ख़त याद आने लगे, क्योंकि मैं अभी तक उस लिखावट को नहीं भूली थी। मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई कि एक आदमी ने मुझे दोबारा कैसे तलाश कर लिया। क्या वो यहीं आस-पास था? ख़त में कुछ इस तरह लिखा हुआ था कि मैं तो तुम्हारी शादी का सुनकर पीछे हट गया था, मगर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे आज़ादी दिलवा सकता हूँ। ये ख़त देखकर तो मैं परेशान ही हो गई कि उसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर इस हाल में हूँ और मेरे पति ने मेरे साथ क्या किया। मैं तो उस आदमी को भूल चुकी थी। पागल खाने में मुझे दाखिल हुए अभी 3 दिन हुए थे कि एक दिन मेरा पति चला आया और मुझसे कहने लगा कि अगर तुम यहाँ से आज़ादी और रिहाई चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें फिर से वही काम करना होगा और अपनी मर्ज़ी से करना होगा, वरना तुम यहीं पर सड़ती रहोगी। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके मुंह पर थूक दिया और कहा कि तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, मैं कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। उसने गुस्से से मुझे पीछे धक्का दिया और थोड़ी दूर जाकर वहाँ 2 खड़े डॉक्टर से बात करने लगा। वो मेरी तरफ इशारा कर रहा था। मैं समझ गई कि उसने इन डॉक्टरों को भी ख़रीदा हुआ है, क्योंकि इन्हीं डॉक्टरों ने तो मुझे पागल कहकर मेरी रिपोर्ट बनाई थी और तब मैं हैरान हुई थी कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इन्होंने मेरी पागलपन की रिपोर्ट क्यों बनाई, अब समझ में आ रहा था कि ये दोनों भी मेरे पति के साथ मिले हुए थे। अब तो मैं अजीब मुसीबत में फंस गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ। अब मुझे अकेला सहारा उस ख़त वाले इंसान का था, जिसके बारे में ये भी नहीं जानती थी कि वो कौन है। मेरा पति मेरे पास आकर कहने लगा कि अगर तू मेरी बात मान जाती तो अच्छा होता। अब तुम्हें नहीं पता यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, वो तो ये कहकर चला गया। मगर मैं बहुत परेशान हो गई कि अब जाने ज़िंदगी मुझे कौन सा नया मोड़ दिखाएगी। मेरे पति के जाने के बाद वो दोनों डॉक्टर मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम्हारा पति तो बहुत ज़ालिम है। वो हमें कह रहा था कि हम तुम्हारा ख्याल ना करें और तुम्हें पागल करार देकर इंजेक्शन वगैरह लगाया करें, मगर हमने उसे साफ मना कर दिया है, क्योंकि हमें तुम एक अच्छी लड़की लगी हो। हमें पहले लगा था कि शायद तुम अच्छी इंसान नहीं हो, मगर अब हम सब जान गए हैं तुम्हारे पति की सच्चाई और उसकी नीयत। तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत जल्द यहाँ से चली जाओगी। बस तुम्हें वही करना है जो हम कहेंगे। उन डॉक्टर की बात सुनकर मैं बहुत पुरुम्मीद हो गई थी कि शुक्र है अब सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद मुझे खाना दिया गया। जब मैं खाना खा चुकी तो बर्तन में एक कागज़ देखकर मैं हैरान रह गई। उस पर लिखा हुआ था कि डॉक्टर की बातों का यकीन मत करना, ये तुम्हारे पति के साथ ही मिले हुए हैं। ये खुद तुमसे फ़ायदा उठाने के चक्कर में है। ये तुम्हें यकीन दिलाकर तुम्हारा यकीन तोड़ देंगे। अगर तुम यहाँ से आज़ादी चाहती हो और अपने पति से निजात पाना चाहती हो तो तुम वापस उसी के पास लौट जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और तुम्हें तुम्हारे पति से निजात भी मिल जाएगी और सबके सामने उसकी असलियत भी आ जाएगी। अगर तुम मुझ पर यकीन करती हो तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। क्या सच था और क्या झूठ, मैं तो उलझकर ही रह गई थी। एक तरफ वो डॉक्टर थे और एक तरफ ये ख़त वाला अनजान इंसान। मुझे उलझन हो रही थी और परेशानी भी कि मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। आखिर मैंने सोचा कि मुझे उस ख़त वाले इंसान का यकीन करना चाहिए। ये मेरा मसीहा लगता है। मैं नहीं जानती थी कि उसका प्लान क्या है, लेकिन मैंने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने उसी वक्त अपने पति को फ़ोन किया और कहा कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, बस मुझे पागल खाने से निजात दिला दो। वो ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसी वक्त मुझे लेने आ गया। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मुझे उसके साथ घर वापस जाकर क्या करना होगा। उस वक्त जब मैं अपने पति के साथ पागल खाने से निकल रही थी कि अचानक कोई तेज़ी से मेरे आगे से गुजरा और मेरे हाथ में एक कागज़ पकड़ाकर चला गया। मैंने अपने पति से वॉशरूम जाने का बहाना किया और वहां जाकर उस कागज़ को पढ़ा तो उस पर पूरा प्लान लिखा हुआ था कि मुझे क्या करना है। मैं अच्छे से समझ गई थी। जल्दी से उस कागज़ को फाड़ा और अपने पति के साथ उसके घर वापस चली गई। वो बहुत खुश हो रहा था और यही समझ रहा था कि अब मैं उसके साथ मिलकर अपनी खुशी से और राज़ी होकर काम करूँगी। घर आते ही मुझसे कहने लगा कि आज का दिन तुम आराम कर लो, कल तुम्हें मेरे साथ मेरे एक दोस्त के घर पर जाना होगा।
अगर तुम उसे खुश कर दोगी तो वो हमें लाखों रुपए देगा। अगले दिन मेरा पति मुझे अपने साथ अपने उस दोस्त के घर पर ले गया। मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने जाते ही पहले उन दोनों के खाने में नशे वाली दवा मिला दी, जिसके खाने के कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो गए। मैं नहीं जानती थी कि उसके बाद क्या होगा और मुझे भी क्या करना है, क्योंकि मुझे उस कागज़ में सिर्फ इतना ही बताया गया था कि मुझे इन दोनों को बेहोश करना है। अब ये काम करने के बाद मैं इंतज़ार में थी कि उस आदमी से अब बात कैसे होगी। थोड़ी देर के बाद मेरे पति के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, जिसमें मुझे कहा गया था कि मैं अब वहाँ से चली जाऊँ। ये सब कुछ बहुत ही चालाकी तरीके से हो रहा था, लेकिन मेरे पास इस बात को मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। इसलिए मैं वहाँ से वापस अपने घर चली गई और दुआ करने लगी कि अब सब ठीक हो जाए। मुझे अपने घर आए हुए काफ़ी देर हो गई थी और अभी तक कुछ पता नहीं था कि वहाँ पर क्या हुआ होगा और क्या होने जा रहा है। वक्त गुजारने की खातिर मैंने टीवी ऑन की तो वहाँ पर जो खबर मैंने देखी उस खबर ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए, क्योंकि खबरों में मैं अपने पति को देख रही थी जो एक होटल में एक लड़की के साथ नज़र आ रहा था। ये प्रोग्राम लाइव चल रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि पुलिस ने उस होटल पर छापा मारा है और यहाँ पर जितने भी लोग गलत काम में शामिल थे उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरा पति भी टीवी में साफ नज़र आ रहा था, जो नामुनासिब हालत में एक लड़की के साथ पकड़ा गया था। मैं हैरान होगी कि ये क्या चक्कर है। वो तो अपने दोस्त के घर में उसके साथ बेहोश पड़ा था, फिर वो दोनों उस होटल में कब और कैसे पहुंच गए। पुलिस ने वहां मौजूद जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, मेरा पति और उसका दोस्त भी था। उसके घर वालों ने सब कुछ स्क्रीन पर अपनी आंखों से देखा था और अब जाकर उन्हें यकीन आया कि मैं जो कुछ कह रही थी वो सच था। उनका बेटा इस लायक ही नहीं था कि उसके साथ शादी की जाती। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, क्योंकि ये सब कुछ लाइव प्रोग्राम में दिखाया जा रहा था, इसलिए किसी गलती की गुंजाइश ही नहीं थी और सब कुछ सबूतों के सामने थे। अब इनको एक लंबे समय तक जेल की हवा खाने से कोई नहीं रोक सकता था और उनकी जो बदनामी सारी दुनिया में होती वो अलग। अब तो मेरे पास वजह मौजूद थी, इसलिए मैंने अदालत में डिवोर्स का केस दायर कर दिया और बहुत जल्द मुझे डिवोर्स भी मिल गई। मैं वापस अपने मम्मी के पास चली गई। सब कुछ अच्छा हो गया था, लेकिन अब भी मुझे ये जानना था कि वो आदमी कौन था जिसने मेरी इतनी मदद की और मुझे मेरे पति से न सिर्फ निजात दिलवाई बल्कि मेरे पति को सज़ा भी दिलवाई, क्योंकि इस सारे वाक़े को काफ़ी दिन गुजर चुके थे और उससे मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। मैं उससे मिलना और उसका शुक्र अदा करना चाहती थी, लेकिन कोई सूरत नज़र नहीं आ रहा था। मम्मी एक दिन कहने लगी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और मैं चाहती हूँ अब तुम्हारी दूसरी शादी कर दूँ। मैंने मम्मी को मना करने की बहुत कोशिश की कि ये कौन आदमी है जो सब कुछ जानने के बावजूद मुझे अपनाना चाह रहा है। मम्मी मुझसे कहने लगी कि छत पर चली जाओ, सब मालूम हो जाएगा। मैं भागती हुई छत पर गई तो वहाँ पर पहले से ही एक लड़का मौजूद था, जिसकी मेरी तरफ पीठ थी। मैं भागकर उसके सामने गई और उसे देखकर तो मुझे हैरत का एक झटका लगा, क्योंकि मैं उसे जानती थी। वो हमारे ही मोहल्ले का एक लड़का था, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की थी, मगर मैं उसे पहचानती तो ज़रूर थी। मुझे देखकर कहने लगा कि मैं वही हूँ जो तुम्हें ख़त लिखा करता था। मैं तुम्हें रोज़ कॉलेज जाते हुए देखता था और मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं ख़त लिख देता था। फिर जब मुझे पता चला कि तुम शादी कर रही हो तो मैं पीछे हट गया और अपने कामों में बिज़ी हो गया। मैं यही समझता रहा कि तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हो, मगर जब मैंने उस दिन तुम्हें पागल खाने में देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरी अपनी फार्मेसी है और मैं पागल खाने में दवाइयाँ पहुँचाने गया था और तुम्हारा पति और वो दोनों डॉक्टर मिले हुए थे। तुम्हारे पति ने उन्हें कहा था कि किसी भी तरह से मेरी पत्नी को घर वापस जाने पर राज़ी करो। तब मैं खटक गया कि ये क्या बात है, और मैंने उसके बारे में पूरी मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें आज़ाद करवाने का फ़ैसला किया। मैं वहीं पर था और मैंने ही कागज़ पर लिखकर तुम्हें सब कुछ करने को कहा था। जब तुम अपने पति और उसके दोस्त को बेहोश करके वहाँ से निकल गई थी तो मैंने अपने दोस्तों की मदद से उन दोनों को उस होटल में पहुँचा दिया जहाँ पहले से ही वो लड़कियाँ मौजूद थी। मेरा एक दोस्त न्यूज़ चैनल में काम करता है और मेरे ही कहने पर उसने वो प्रोग्राम लाइव किया था, ताकि सारी दुनिया के सामने तुम्हारे पति के साथ बाकी सबका सच आ सके।
मैंने ये सब सिर्फ़ तुम्हारे लिए किया क्योंकि वो तुम्हें पागल साबित करना चाह रहा था। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब इसकी असलियत सबके सामने आकर रहेगी। उसके ख़िलाफ़ और भी सबूत मैंने पुलिस को दिए और अब वो एक लंबे सालों तक जेल में ही रहेगा। इतना सब कहने के बाद वो मुझसे पूछने लगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो मैंने परेशान होते हुए कहा कि मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि मोहब्बत ये नहीं देखती कौन किसके काबिल है। मैं तुम्हें शुरू से ही चाहता था और अब भी चाहता हूँ। मैंने सोचा कि मोहब्बत को मुझे नहीं ठुकराना चाहिए, इसलिए मैंने हाँ कर दी। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे इस जैसे शख्स का साथ मिला जिसने मुझे दोबारा से मर्द जात पर यकीन करना सिखा दिया। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।